हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मेंस पेपर 7 का पार्ट 3 लेकर आया हूं मैं आपके पास, जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। ये पेपर 7 का पार्ट 3 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और टफ़ भी माना जाता है क्योंकि इसके कंटेंट जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, इसीलिए टफ़ माना जाता है। लेकिन अगर आपने इसके नोट्स बना लिए हैं और आपको अगर कंटेंट मिल गया है तो यकीन मानिए ये आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें वही चीज़ें रहती हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में आप देखते हैं, जो आप जानते हैं, और एक स्टूडेंट होते हुए जहां आपने खुद भी कभी जाने की कोशिश की होगी। तो ये जो पेपर 7 का पोर्शन 3 है 75 मार्क्स का रहता है और इसमें आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ADJ एस्पिरेंट, डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या नीचे लिंक में जाके वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हैं। 5600 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं और एजुकेशन का लाभ ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही कि 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जामिनर है वो आपके पॉइंट्स को देख सके और जो भी पॉइंट में आपने लिखा है, जिसके मेन पार्ट्स हैं, उसको आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है। क्वेश्चन है JEE क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे JEE के बारे में मैंने बताया है और 1.5 नंबर मिला है। तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट डालते हैं तो वो बहुत है, और अगर आपको 1.5 नंबर मिलता है तो काफ़ी अच्छे नंबर हैं। 2 में 2 बहुत कम मिलता है और 2 में अगर 1 नंबर मिलता है तो ये उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप कम से कम 1.5 नंबर लाने की कोशिश ज़रूर करें। दूसरा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या मतलब स्थिति बताइए। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा या तो बजट से या फिर आर्थिक समीक्षा से, इसलिए इस पोर्शन को के लिए आपको आर्थिक समीक्षा भी पढ़ना ज़रूरी है। आर्थिक समीक्षा से भी बहुत सारी चीज़ें आपकी पेपर 7 की पार्ट 3 से कंप्लीट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार की प्रमुख योजनाओं के नाम लिखिए। प्राथमिक शिक्षा बढ़ाने हेतु सरकार की प्रमुख योजनाओं के नाम लिखिए। अब इसने स्पेशल पूछ दिया है कि कौन सी शिक्षा को बढ़ाने के लिए योजना के नाम लिखने हैं, तो स्पेशली प्राथमिक शिक्षा के लिए ही लिखने हैं। तो इस तरह से आपको फिर से पॉइंट वाइज में लिख के अपने आंसर लिख देना है। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट डाले थे। निःशुल्क गणवेश योजना, प्रत्येक छात्र को 2 सेट। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, छात्र बीमा योजना, मृत्यु तथा अपंगता स्थायी पर 1 लाख रुपये, मध्याह्न भोजन योजना। हालांकि एक ही नंबर मुझे यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIT रायपुर की वर्तमान ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के बारे में बताइए। अब इस एक क्वेश्चन को देखकर आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि जिस तरह की सिचुएशन रहती है आपके एग्ज़ाम के 1 साल पहले, उसी तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जब ये मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त कोविड का दौर चल रहा था और मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे NIT का क्वेश्चन तो पूछा है, लेकिन NIT को उसने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से जोड़ दिया है और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के बारे में बताना है। कुछ NIT ने नए प्रयोग किए थे, उसी के बारे में इन्होंने पूछा है, क्योंकि नए स्तर पर उन्होंने एग्जामिनेशन लेना शुरू किया था और नए तरह से उन्होंने अपने ऑनलाइन सिस्टम को अपडेट किया था, तो उसके बारे में ये उसने जानकारी पूछी थी। यहाँ पे मैंने 4 लाइन में इसको लिखा हुआ है। हालांकि ये मेरा आंसर जो है वो परफेक्ट नहीं था, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ऑनलाइन शिक्षा को लेकर जो जानकारी मेरे पास थी, मैंने उस हिसाब से अपना इस आंसर को लिखने की कोशिश करी थी। तो यहाँ मुझे 2 में 1 नंबर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य लिखें। अब UGC के बारे में कार्य लिखें। अगर आप ये सोचेंगे कि इसके नोट्स नहीं हैं या इसकी किताबें मार्केट में नहीं हैं, तो आप देखिए, आपने जब जैसे ही कॉलेज में कदम रखा था आप UGC के अंडर में आ गए थे, क्योंकि हर कॉलेज जो है, हर जो यूनिवर्सिटी है वो UGC के अंडर में ही रहती है। इसलिए UGC के बारे में आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है, अगर किसी बुक में नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट का सहारा लीजिए और उससे नोट्स बनाइए, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी हैं और पॉइंट वाइज चीज़ों को ही मैंने आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से आप भी जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आप पॉइंट वाइज ही लिखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? जितने भी ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको क्यों स्टेब्लिश किया गया, आखिरकार उसका क्या योगदान है, किस तरह से वो फ़ायदेमंद है, क्या उसका उद्देश्य है, ये पूछा है। तो पहला, कामकाजी और सुदूर क्षेत्रों में रहने वालों को शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, उम्र, शिक्षा तथा समय की बाध्यता के बिना ही शिक्षा का स्तर बढ़ाना। तीसरा, घर बैठे बैठे दूरस्थ शिक्षा का उपलब्ध कराना। और चौथा, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना। तो इस तरह से मैंने अपना आंसर लिखा था। यहाँ मुझे 2 में 1 नंबर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक जारीकर्ता, वर्तमान रैंक एवं परिभाषा लिखिए, ठीक है। अब ये देखिए, मानव विकास सूचकांक, इसको तो आप पढ़ते ही हैं। SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस लिए पढ़ते हैं? प्रीलिम्स में, कि भारत का क्या रैंक है, कितना उसका आंकड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रीलिम्स में आप याद कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ मेंस में भी आ रही है। तो जितना अच्छा आप डाटाज प्रीलिम्स में याद करेंगे, आपका मेंस भी उतना अच्छा होगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। पहला है लाइन मैंने लिखा यहाँ पे कि इसको UNDP जारी करता है। दूसरा मैंने लिखा कि इसकी रैंक 131 है और पिछले वर्ष भी डाल दिया कि 129 थी, ठीक है। ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ।
परिभाषा लास्ट में लिख दी। एसडीआई सूचकांक है जिससे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा आर्थिक सूचकांक का मूल्यांकन कर किसी देश की व्यवस्था का पता लगाया जाता है। 2 में 1.5 नंबर। तो आप इस तरह से चीज़ों से अवेयर रहिए, उसके बारे में जानकारी रखिए और आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो जो आपने प्रीलिम्स की तैयारी करी है उसी से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको याद होगा कि उस वक्त काफ़ी सुर्खियों में था ये नई शिक्षा नीति, इसलिए उसका क्वेश्चन भी आ गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इस वक्त जो उद्देश्य उसके थे वो मैंने डाल दिए थे और यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज बनाया है, 4 अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं और 4 पॉइंट्स में मैंने डाल दिया है। व्यावसायिक शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना, कॉलेजों तथा स्कूलों में दर्ज नामांकन संख्या GER को बढ़ावा देना, एक नियामक संस्था उच्च शिक्षा आयोग के माध्यम से शिक्षा का प्रसार, बहुविषयक पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराना। तो ये था नई शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। इसके बाद ये पेज थोड़ा स्कैन करने में दिक्कत हो गई है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में इसने क्वेश्चन पूछा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में बताइए। और उसके अलावा फिर यहाँ पे HNLU जो आपका हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ कॉलेज है उसके बारे में, हिदायतुल्लाह के बारे में नहीं पूछा था इसने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछा था। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं और भारत में कैसे हैं क्या हैं, तो उसके बारे में पूछा था, तो यहाँ पर मैंने उसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। उच्च शिक्षा में क्या है और तकनीकी शिक्षा का है। यहाँ मैंने बीच से एक लाइन खींची और 3-3 पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे अंतर एक दूसरा का बता दिया। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे 4 में मिले हैं 3 नंबर। देखिए, उच्च शिक्षा हासिल करने हेतु किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और तकनीकी शिक्षा में विज्ञान विषय लेकर 12वीं पास करना अनिवार्य होता है, तभी आप तकनीकी शिक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा है ये रोजगार परक शिक्षा देने में असफल रहती है और तकनीकी शिक्षा रोजगार परक शिक्षा देने पर ही केंद्रित है। तीसरा, उच्च शिक्षा हासिल कर युवाओं को नौकरी खोजनी पड़ती है और तकनीकी शिक्षा के बाद युवाओं को उनके जो है उद्यमी बनने की क्षमता ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा उद्यमी बनने की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अंतर मैंने यहाँ पे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब IIM अगर आप पढ़ रहे हैं तो IIM पढ़ने के बाद आपको ये भी जानना होगा कि IIM में कौन से कोर्सेज चलते हैं और IIM के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो जब भी आप किसी संस्थान के बारे में पढ़ें तो उसके कोर्स के बारे में ज़रूर पढ़ लें और उसके कोर्स के बारे में पढ़ें तो उसमें एडमिशन कैसे होता है ये ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, तो MBA के लिए मैक्सिमम लोग IIM में जाते हैं और MBA पढ़ने के लिए उनको क्या होता है, CAT का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने IIM की बात लिखी है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने पहले IIM की स्थापना की थी। ठीक है, कोलकाता और अहमदाबाद में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो है कि विद्या विनियोग विकास के मूल मंत्र के साथ जो है IIM संचालित हैं और लगातार वो चल रहे हैं। 4 में 2.5 नंबर मुझे मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट की योजना थी, छत्तीसगढ़ में नई योजना लॉन्च हुई थी और करंट में भी थी, इसलिए पूछ दिया है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का वर्तमान प्रभाव बताइए। तो चूंकि ये शिक्षा है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है वो भी पूछे जाने की मैक्सिमम संभावनाएं रहती हैं। और इस तरह की जो योजनाएं हैं ये तो आपके लिए मैक्सिमम मल्टीपल यूज़ रहती हैं। सबसे पहले तो आपका पेपर 2 ऐसे में काम आ जाता है, उसके बाद पेपर 5 में काम आ जाता है और उसके बाद पेपर 7 में भी काम आ जाता है और प्रीलिम्स में तो आप इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो योजनाएँ आप पढ़ेंगे वो आपका मल्टीपल यूज़ के लिए रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का वर्तमान प्रभाव बताइए। उसका प्रभाव बताना है। यहाँ मैंने प्रभाव के लिए छोटा सा देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे मुझे गुड का मार्क भी मिला है। प्रभाव क्या क्या है, नामांकन में वृद्धि, अंग्रेजी शिक्षा का विकास, रोजगार, बेहतर विकल्प, समानता का भाव, निजी स्कूलों से प्रतियोगिता। ये मैंने अपना एक छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे मुझे मिले हैं इस क्वेश्चन में 8 में 5 नंबर, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। उसमें मैंने एक छोटा सा इंट्रो डाला है जो कि 8 नंबर का है और लास्ट में देखिए निष्कर्ष भी लिखा है। हमें हमेशा कहता हूँ आपसे कि 8 नंबर और 15 नंबर में निष्कर्ष जरूर लिखें, 10 नंबर में निष्कर्ष जरूर लिखें। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रशासनिक अधिकारी तथा मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे आम लोगों में स्कूल को लेकर उत्साह बढ़ा है। क्योंकि आत्मानंद में जो है बड़े लोगों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए आम आदमी भी चाहता है कि उसके बच्चे आत्मानंद में पढ़ें और उसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहा है। ठीक है, उस वक्त स्कूलों की संख्या 52 थी, अब तो काफ़ी बढ़ गई है। तो आप जो लेटेस्ट डाटा है उसको लेकर रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा ज़िला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके सभी स्कूलों को आत्मानंद स्कूल घोषित करने का निर्णय लिया गया है। उस ज़िले का नाम मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा ज़िला है जिसके सभी स्कूलों को आत्मानंद स्कूल में बदलने का निर्णय लिया गया है। ये आपके लिए प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है जो आने की संभावना रखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 में वंचित समूह के लिए राज्य की महत्वपूर्ण योजना एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। ये भी देखिए योजना से संबंधित। ठीक है,
वंचित समूह के लिए राज्य की महत्वपूर्ण योजना क्या क्या है? पहले तो आपको ये परिभाषा याद रखनी होगी कि वंचित समूह क्या है, ठीक है, और वंचित समूह को आपको याद रखना होगा, और उसके बाद जब वंचित समूह के बारे में जान लेंगे तो आप उसके बारे में योजनाओं को भी अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया। सार्वभौम पीडीएस योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, रेडी टू ईट वितरण योजना और महतारी जतन योजना, ठीक है। गुड का मार्क मिला है और 5 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट में अलग अलग जाकर चीज़ें लिख दी हैं, और उसके बाद निष्कर्ष भी लिख दिया है कि मनरेगा के माध्यम से 17 करोड़ दिवस रोजगार तथा खाद्यान्न स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड-19 में बेहतर बचाव हो सका है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कंक्लूज़न डाल दिया है, सरकार की योजना से रिलेटेड ही, और करंट से अपना कंक्लूज़न को जोड़ दिया है। इससे ये पता चल जाता है कि करंट की चीज़ों की जानकारी मुझे है और मैं इस आंसर में उसको कोरिलेट भी कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो करंट की चीज़ें याद रखिए, योजनाएं याद रखिए, योजनाएं मैक्सिमम पेपर में आपको सपोर्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन होता है 8 नंबर का, छत्तीसगढ़ युवा कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013। अब ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नियम अधिनियम है। आप पेपर 7 के पोर्शन 1 के लिए जो नियम अधिनियम पढ़ेंगे उसमें छत्तीसगढ़ के नियम अधिनियम है, तो वो यहाँ पे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ युवा कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013, ठीक है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनता के पास कार्य, रोजगार तथा शिक्षा का अभाव था। साल 2013 में शुरू हुई छत्तीसगढ़ युवा कौशल विकास का अधिकार ने युवाओं को निम्न अधिकार तथा विकास प्रदान कराए। अब क्या क्या कराए हैं वो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट वाइज चीज़ों में लिख के दे दिया है, और वहाँ मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है लास्ट में एक निष्कर्ष के साथ कि इस अधिकार ने छत्तीसगढ़ के वंचित वर्ग के युवाओं को आर्थिक समृद्धि की नई राह दी है। हालांकि यहाँ पे मुझे 4 नंबर ही मिले हैं 8 में। पॉइंट वाइज चीज़ें मैंने डाली हैं, आप देखिएगा, और जो मेन चीज़ें हैं वहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी करी है कि 14 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के लोगों को कौशल विकास का जो अधिकार है वो उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। इस तरह से मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने हेडिंग ली है, अंडरलाइन यहाँ पे करी हैं। तो आप भी जब अपने आंसर लिखिएगा तो अपने कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन आप जानते हैं 15 नंबर के ऑप्शन में लास्ट में 2 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको करना रहता है। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 में महिला स्व सहायता समूह योजना वर्तमान शिक्षा के परिवेश में बताइए, ठीक है। मतलब महिला जो स्व सहायता समूह हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से कोविड-19 में बहुत हेल्पफुल रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो आंगनबाड़ी थी वो बंद हो गए थे, तो ये जो महिला स्व सहायता समूह थे उन्होंने ही घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया था। इससे बच्चे जो है वो लगातार उनको पोषित भोजन मिलता रहा, उनका स्वास्थ्य वर्धन होता रहा और घर पे भी वो पढ़ाई करते रहे, ठीक है। महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से ही गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा उन्हें जानकारी दी गई पढ़ई तुहर द्वार के बारे में, बुलटू के बोल के बारे में। तो इस तरह से आप अपने इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसका आंसर नहीं लिखा था, मैंने आंसर ये लिखा था, कोविड-19 में चल रहे वर्तमान ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के लाभ, हानि एवं युवा वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विस्तृत जानकारी दें। अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 3 पार्ट में टूटा हुआ है। वर्तमान में चल रहे ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के लाभ 1, हानि 2 और युवा वर्ग पर प्रभाव 3। तो ये इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को 3 पोर्शन में तोड़ना है। तो जब भी आप बड़े क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उसमें क्या क्या क्वेश्चन की डिमांड है उसको दिमाग में जरूर रखें और उस हिसाब से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ लीजिए, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, उसके बाद उसका आंसर लिखना शुरू करिए। तो सबसे पहला पार्ट लाभ में देखिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया है। विषय का बार बार अवलोकन होता है ऑनलाइन शिक्षा से, घर बैठे शिक्षा मिलती है, समय की बाध्यता का बंधन नहीं है कि आपको एक फिक्स टाइम पे ही पढ़ना है, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई का विकल्प है, जो भी सब्जेक्ट चाहो आप देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि दूसरे पीरियड में मैथ्स है तो आपको मैथ्स ही पढ़ना है, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर लो। और बीमारी तथा संक्रमण से बचाव, अगर आप कोविड-19 में स्कूल नहीं जाते हैं तो आपका इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है, घर में रह के आप सुरक्षित भी रहेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। तो ये है लाभ, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा मैंने इंट्रो दिया है। कोविड-19 के कारण भारत देश के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य भी ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है और इसके निम्नलिखित लाभ हैं। यहाँ पे मैंने उस लाभ को लिख दिया है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट और डायग्राम बना दिया है। आगे देखते हैं इसी में फिर अगला पोर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को 3 पार्ट में तोड़ना है। तो अगला जो पोर्शन है वो है हानि। यहाँ पे मैंने देखिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है। हानि क्या है? आंखों पर प्रभाव पड़ता है, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, ठीक है। पढ़ाई से जो भटकाव है वो आता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते, आप इधर उधर जाते हैं सोशल मीडिया में। फिर उसके बाद जो है
कि लाइव जो कक्षाएं हैं उसमें तारतम्यता का अभाव रहता है। पढ़ाई के बहाने जो बच्चे और दूसरे फीचर का यूज़ करते हैं और मोबाइल की लत बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसके हानि है, ये हानि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और उसके बाद फिर देखिए युवा वर्ग पर प्रभाव, जो तीसरा पोर्शन है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है। एक हेडिंग लाभ, एक हेडिंग हानि और एक हेडिंग युवा वर्ग पर प्रभाव। प्रभाव क्या है? ऑनलाइन शिक्षा से युवा वर्ग अपनी नैसर्गिक क्षमता को खो रहा है। मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग कर उन्हें चिड़चिड़ा बना रहा है। युवाओं को सामग्री पहुंच रही है जो उनके भविष्य को गलत राह दे रही है। युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति तथा अपमान करने का भाव बढ़ रहा है। निष्कर्ष, ऑनलाइन शिक्षा के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलू हैं। देखिए, मैंने युवा वर्ग पर प्रभाव में यहाँ पे नकारात्मक चीज़ें डाली हैं, लेकिन मैंने कंक्लूजन में ये भी डाला है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। परिजनों को इस पर नज़र रखने तथा छात्रों को निरंतर संवाद करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से मैंने अपने आंसर को बैलेंस कर लिया कि उससे लाभ भी है, उससे हानि भी है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो उसको और बेटर बना सकते हैं। 15 में 8.5 नंबर मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन में 75 में मैंने 43 के आसपास मार्क्स जो है वो गेन किए थे, और 75 इस पोर्शन में 40 प्लस अगर आप स्कोर लेके आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर लेके आते हैं। ओवरऑल जो मेरा स्कोर था इस पेपर में 104 था, जो कि काफ़ी अच्छा था 2019 की पीएससी में। और इस तरह से मैंने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी और सिलेक्शन लिस्ट में भी फाइनली मैं जगह बनाने में कामयाब रहा था। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, इस पेपर के तत्व को समझिए, इसकी डिमांड को समझिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। इसकी कोई एक परफेक्ट बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। आपको इसके लिए जो है इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा और इंटरनेट से चीज़ें खोज के आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। मैंने भी मैक्सिमम गूगल की मदद ली थी, और इसके अलावा जो योजनाएँ चलती रहती थी उसको तो लगातार मैं पढ़ता रहता था और सिलेबस के अकॉर्डिंग कोशिश करता था कि मैं जोड़ सकूँ कि क्या वो इस पेपर में आने की लायक है या नहीं। तो आप भी सिलेबस को ज़रूर याद करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िए। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो पोर्शन है वो आपके किस पेपर के आने में लायक है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ की जो आंसर राइटिंग थी वो अब ख़त्म कर दी है। मैंने सातों के सातों पेपर आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, अलग अलग पार्ट में डिस्क्राइब कर दिए हैं। कैसे लिखना है ये बता दिया, किन चीज़ों का ख्याल रखना है ये बता दिया, कैसे क्वेश्चंस को तोड़ना है ये भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस मेंस आंसर राइटिंग सेशन का आपको लाभ मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। आप बैठ के इसको देखिए, इसके बाद मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, उसको भी ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, ताकि चीज़ें ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। इसके बाद भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ मैक्सिमम हेल्प करने के लिए। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब देखते हैं आगे क्या सेशन लेके मैं आपके लिए आऊँगा जो हेल्पफुल रहे। फिलहाल ये एक सेशन था मेंस आंसर राइटिंग का, तो ये मैं आपके पास लेकर आ रहा था। अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ और टॉपिक्स को लेके आऊँ जिस पर मैं आपसे बात कर सकूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बनाऊँ ताकि वो आपके पेपर 7 के लिए इंपॉर्टेंट रहें, और उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। एक बार फिर जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, एडीजे एस्पिरेंट डायरेक्ट सर्च कर लें या फिर नीचे लिंक दिया हुआ वहाँ जाके ज्वाइन कर लें ताकि आप मैक्सिमम लाभ ले सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।